नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि लंबे समय से भारत और कनाडा दोनों के बीच विवाद बना हुआ है खालिस्तानी आतंकवाद की वजह से। खालिस्तानी आतंकवादियों ने कनाडा को अपने लिए एक प्रमुख गढ़ बना लिया था और लगातार वह भारत के साथ वहां रहते हुए दुर्व्यवहार कर रहे थे और अपनी मांगों को प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन अब भारत सरकार के द्वारा इस संबंध को एक नया मोड़ दे दिया गया है। हालांकि संबंध लंबे समय से अब खराब तो बने ही थे, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको एक नया मोड़ देते हुए कह दिया है कि भारत जल्द ही FATF के सामने हर एक बात को प्रस्तुत करेगा और बताएगा कि उसने पहले ही कनाडा को हर एक चीज़ की सूचना दे दी थी, खबर बताई थी कि आपके यहाँ ऐसी गतिविधियां होने की संभावना है, आतंकवादी वित्त पोषण हो रहा है और जिस वजह से हमारे देश की संप्रभुता को खतरा है। उस सब के बावजूद इसने आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कोई कार्य नहीं किया, जो कनाडा की असफलता को दर्शाता है। इसलिए अब जरूरी है कि कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट के तहत अधिसूचित कर दिया जाए। तो अब संभावना है कि दोनों देशों के संबंध और अधिक खराब हो सकते हैं, बट हमारे लिए जरूरी है कि हम इससे संबंधित अपने पक्षों को मजबूत कर लें। हालांकि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग अपना बेस्ट दें वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर भारत ने माना है कि कनाडा ने यहाँ पर जो स्थिति दिखाई है, यहाँ कनाडा की निष्क्रियता की स्थिति, यानी कि आप पूरी तरह से फेल हो गए हैं हर एक बात आपको पहले बताए जाने के बावजूद, ठीक है। तो इससे संबंधित अन्य बातों पर चर्चा करेंगे, बट जरूरी है कि जैसे कि FATF की यहाँ पर लगातार चर्चा आ रही है, तो वित्तीय कार्रवाई कार्यबल एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन वर्ष भर चर्चाओं में रहता है। पहले पाकिस्तान की वजह से हम लोग बार बार पढ़ा करते थे क्योंकि उसको एक लंबे समय तक ग्रे लिस्ट में रखा गया, बट अब स्थिति बदल गई है, वह बाहर निकल गया, बट कनाडा की वजह से चर्चाओं में है तो प्रश्न तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए, यह एक प्रश्न जो है यह FATF का है, आने वाले समय में आ सकता है आपके एग्जाम में, और आप लगातार पढ़ भी रहे हैं। देखिए कि कितना आपको याद है इससे रिलेटेड, और फिर जब हम आंसर बताएंगे तो जज कीजिएगा आप खुद के, आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। चलिए इससे संबंधित बातों को समझते हैं और देखते हैं कि भारत ने क्या तर्क दिया। तो भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसने कनाडा को विश्वसनीय और पुख्ता सबूत दिए थे, हर एक बात साझा की थी और बताया था कि आपके यहाँ पर आतंकवादी फंडिंग हो रही है जो कि ठीक नहीं है, और संबंध भारत का था तो इसीलिए सूचना देना जरूरी था हर एक मामले में, हमने बताया। बट यहाँ पर कनाडा के जो भी कार्य होने थे उसके अभियान पूरी तरह से विफल रहे हैं, तो आपके फेलियर को शो कर रहा है। वहीं साथ साथ भारत ने यह भी कहा है यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का आपने उल्लंघन किया है, क्योंकि आपको हमने पहले सब कुछ बताया था, आप फेल रहे उसके बावजूद। इसका रीजन यह है कि सब कुछ जानते समझते हुए आपने अनजान बनने की कोशिश की है, जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का उल्लंघन है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन है, क्योंकि आपको अपने यहाँ पर ऐसे कार्यों को प्रोत्साहन नहीं देना था। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि कनाडा जो है वर्तमान में आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बन गया है, और जब कभी भी कोई देश या कोई स्थान आतंकवादियों के लिए सुरक्षित स्थान बन जाता है और वे लोग अपनी गतिविधियों के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो ऐसी स्थिति में फिर ज़रूरी हो जाता है कि FATF उसको अपनी ग्रे लिस्ट में रखे, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, जिससे कि उसको विकास के अवसर ना मिल सके। यदि आप सुधार करेंगे तो आपके लिए आगे अन्य मौके खुल जाएंगे, आपको लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरफ कार्य नहीं करेंगे तो आपको लंबे समय तक ऐसे ही बैरियर्स का सामना करना पड़ेगा। तो यह एक लंबी स्थिति थी जिसकी वजह से भारत ने अब अन्य मामले प्रस्तुत किए और साफ साफ कारण दिया है कि हमने कुछ नहीं किया। अभी हम वर्तमान स्थिति समझे तो हम देख रहे हैं कि बीते दिनों 5 आई अलायंस चर्चाओं में आया था, मैंने आपको पढ़ाया था वो भी। अब भारत के विरुद्ध कनाडा लगातार स्टेटमेंट दे रहा था, उसने कहा था कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संधि का उल्लंघन किया है। बीते दिनों मैंने आपको वियना कन्वेंशन के बारे में बताया कि भारत के ऊपर आरोप लगाया गया है कनाडा के द्वारा कि भारत ने वियना कन्वेंशन 1961 के अनुच्छेद 11.1 का उल्लंघन किया है, जिसमें आपको राजनयिकों की स्थिति को अपने देश में बनाए रखना होता था और दोनों देशों के बीच संबंधों को अच्छा रखना होता था। लेकिन उसके बावजूद भारत ने उस संधि का उल्लंघन किया है, जो कि ठीक नहीं है। बीते दिनों की स्टेटमेंट थी, मैंने आपको वियना कन्वेंशन भी पढ़ाया था। तो भारत का यह भी कहना है कि भारत के ऊपर लगाए गए आरोप सिर्फ इस वजह से है कि पूरी दुनिया का ध्यान इस आतंकी फंडिंग से हट जाए और वह भारत को ही दोषी मानने लगे, जबकि कनाडा को सब कुछ बताए जाने के बावजूद उसने इस तरफ कार्य नहीं किया। जरूरी है कि हम अब बात कर ले FATF की। तो दोनों देशों के तर्क वितर्क हो गए, इन्होंने अपनी बातें की, तो भारत ने अपना पक्ष पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया और साफ साफ कह दिया है कि FATF के सामने होगी सारी बातचीत। तो जरूरी है कि हम कुछ बातें FATF के बारे में कर लें, ठीक है। तो देखिए, इसकी स्थापना जो थी यह 1989 में हुई थी, और एक समूह की बैठक में, कौन सा समूह, G7 जिसको हम लोग कहते हैं,
इसका एक सम्मेलन हुआ था उस समय, वहाँ पे बात की गई कि एक ऐसा समूह या संगठन होना चाहिए जो इंटरनेशनल लेवल पर टेररिज्म को रोकेगा, टेररिज्म के लिए फंडिंग को रोकेगा, जहाँ कहीं भी इस प्रकार से वित्त पोषण हो रहा है उसको रोकेगा, धन शोधन को रोकने के साथ साथ ही वह देखेगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नशीली दवाइयों को बहुत अधिक तेजी से इस तरह से उसको इलीगली व्यापार ना किया जाए या आदान प्रदान ना किया जाए और हथियारों की सप्लाई ना हो। हर एक चीज़ गतिविधि को नियंत्रण करना, देखना, समझना यह चाहते थे, तो एक समूह के माध्यम से इसलिए शुरुआत होती है। फिर FATF की एक समूह इस तरह से हम लोग के सामने आता है और 1989 से यह जो समूह है, यह समूह लगातार कार्यवाहियाँ कर रहा है। अब इसके ऊपर जिम्मेदारी मिल गई कि भाई धन शोधन को आपको कंट्रोल करना है, वित्तीय अपराध पूरे दुनिया में कहीं भी हो रहा है आप उसको देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, रोकने का प्रयास करेंगे। और आतंकी फंडिंग जो वर्तमान में एक बड़ी चुनौती है पूरी दुनिया के लिए, हमने देखे ना कितने बड़े बड़े हमले हुए, जैसे कि 9/11 का इंसिडेंट, अमेरिका के ऊपर इतना बड़ा आतंकवादी हमला था, भारत का 26/11 का हमला, यह सभी आतंकवादी हमले हम लोगों के लिए एक बड़ा सीख का मुद्दा बने हुए हैं लगातार। और हम इसीलिए चाहते हैं कि हर एक व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रित रहे। तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय पेरिस में है। अगर हम वर्तमान स्थिति समझें तो अभी इसमें 39 सदस्य हैं, ठीक है। हालांकि इसके जो 39 सदस्य हैं उसकी स्थिति समझिए, इसमें 37 तो देखिए देश हैं, जबकि 2 इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन कमीशन है, वहीं दूसरा है खाड़ी सहयोग संगठन। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशनों का नाम आप लोग को याद रखना है। कई बार हम देखते हैं जैसे G20 वगैरह है, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन एज अ मेंबर है, ठीक है। अब अफ्रीकन यूनियन भी वहाँ पे मेंबर है। तो देखिए स्थिति यह है कि कई बार वो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेता है, तो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली यह भी है, 37 देश इसके मेंबर तो हैं, लेकिन 37 देशों में से एक देश जिसका नाम रशिया है, आप सभी जानते हैं रूस को, तो रशिया को अभी यहाँ पर निलंबित कर दिया है, एक सस्पेंडेड मेंबर है। रीज़न, उसने हमला किया था यूक्रेन पे, जिस वजह से सारा मामला इन्होंने देखा, जाना, समझा और सस्पेंड कर दिया कि आप जो गलत कार्य कर रहे हैं हम उसको प्रोत्साहन नहीं देंगे। तो अभी 24 फरवरी 2023 को ही सस्पेंड किया था, तो तब से वह लगातार अभी सस्पेंड बना हुआ है। इसके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं वह जिम्मेदारियां नो FATF सहयोगी संगठन संभालते हैं। और यह जो नो FATF सहयोगी संगठन है, इसके अलावा कुछ वैश्विक भागीदार भी शामिल है, जैसे कि IMF है, विश्व बैंक है। तो यह सब मिलजुल करके देशों का और इसके न्याय क्षेत्रों का लगातार मूल्यांकन करते हैं और आगे की कार्रवाई को बढ़ाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोग के लिए, ठीक है। इसकी ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखिए ब्लैक लिस्ट इसकी बहुत अधिक खास है। वर्तमान में इसमें 3 ही देश है। तो जो इसकी ब्लैक लिस्ट होती है उसकी खास बात यह है कि यह उन देशों के लिए बनाई गई है जो अपने यहाँ धन शोधन और आतंकवादी फंडिंग को बहुत अधिक प्रोत्साहन देते हैं। यानी कि हर एक चीज़ क्लियर होगी, आप अच्छे से जानते समझते होंगे कि यहाँ पर यह कार्य होता है, यह अपने स्तर पर ही सब कुछ बढ़ा रहे हैं, करा रहे हैं और इस चीज़ को रोक नहीं रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती है, ठीक है। तो आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों का समर्थन करेंगे आप, तो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो पूरी दुनिया के सभी देश समर्थन देते हैं, फिर ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। ब्लैक लिस्ट में डालने का मतलब ये हुआ कि आपको जो आर्थिक सहायता मिलनी है दुनिया से वो रोक दी जाएगी। वर्तमान में 3 देश इसमें जो शामिल हैं उनका नाम है उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार। यह तीनों अपने स्तर पर ही इस तरह की गतिविधियों को फंडिंग प्रोवाइड करते हैं, समर्थन देते हैं, जिस वजह से उनको यहाँ पर शामिल किया हुआ है। और माना जाता है कि यह तीनों ही दुनिया के लिए बड़ा खतरा बने हुए हैं। क्लियर है इतनी बात। बट अगर आप अपने स्तर पर समर्थन नहीं दे रहे हैं गतिविधियों का, बट आपके क्षेत्र का प्रयोग बाकी आतंकवादी समूहों के द्वारा किया जा रहा है, तो देखिए तब आपको ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। यहाँ पे माना जाता है कि आपका जो स्थान है या देश है पूरा या कोई शहर आपका है, वह आतंकवादियों के लिए बहुत अधिक सुरक्षित है, उनको वहाँ पे प्रोत्साहन मिल जाता है। कनेक्शन कैसे भी हो, लेकिन चीज़ें हो जाती हैं और आपके संज्ञान में होता है नहीं होता है वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पर देशों को रखा जाता है इस प्रकार से ही। काम वही धन शोधन और वित्तीय फंडिंग को बढ़ावा देना आतंकियों के लिए, हर एक बात शामिल होगी। तो पहले ग्रे लिस्ट में ही रखा जाता है। अगर आपके प्रयास ठीक होते हैं, यह आपको जो दायित्व देता है, यदि आप उन दायित्वों को पूरा कर देते हैं तो कुछ समय के बाद फिर आपको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे कि मैंने पाकिस्तान के मामले में देखा, पाकिस्तान लंबे समय तक इस लिस्ट में रहा, लेकिन फिर अब वो हट गया है। इन्होंने समीक्षा की, देखा, जाना, समझा और फिर उसको बाहर निकाल दिया। क्लियर है बात सारी। तो 2 लिस्ट याद रखिएगा, FATF के बारे में याद रखिएगा और भारत कनाडा संबंध जो चेंज हो रहे हैं लगातार याद रखिएगा, क्योंकि पूरी संभावना है कि UPSC में कहीं ना कहीं हर एक बात पूछी जाएगी और आपको आंसर अच्छे से लिखना होगा। कम शब्दों में अच्छी बातें लिखेंगे तो आपको अंक अच्छे से मिलेंगे। प्रश्न जो हमने शुरू में देखा था, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या रहेगा। तो फिर जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।
और कुछ नई बातें जानेंगे, समझेंगे, ऐसे ही पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आंसर देखना है तो देखिए आंसर यह है इसका, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे समझा जाना होगा और ऐसे ही पढ़ रहे हैं लगातार। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और कुछ नई बातों को करेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।